एचएलवी क्या है, एचएलवी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और एचएलवी का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स, क्या आप ये जानना चाहते हैं? आइए आज हम इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। शुरू करने से पहले मैं प्रशांत, आपका बीमा मित्र, हमारी चैनल इंश्योरेंस इन गुजराती में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन लाइफ जानने से पहले हमको एसेट्स क्या है वो समझना होगा। तो एसेट्स, जिसको हम हिंदी में कहेंगे संपत्तियां। फ्रेंड्स, एसेट ऐसी कोई भी भौतिक और गैर भौतिक चीज है जिसकी हम फाइनेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। एसेट का अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा घर या हमारी दुकान, ये एक एसेट है जिसकी हम फाइनेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए अब एचएलवी समझते हैं। एचएलवी है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, यानी कि मानव जीवन मूल्य। हम सभी इंसान हमारी फैमिली के लिए एक एसेट है क्योंकि हम कुछ इनकम अर्जित करते हैं। तो आइए अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू की डेफिनेशन समझते हैं। किसी इंसान के न रहने से फैमिली को जो फाइनेंशियल लॉस है, इसको हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहेंगे। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू वो किसी इंसान की सेवानिवृत्ति तक अर्जित होने वाली इनकम का कैलकुलेशन है, यानी कि भविष्य की सभी आय का वर्तमान मूल्य जो वो अपने फैमिली के लिए कमाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई इंसान है समीर भाई। समीर भाई की एनुअल इनकम समझ लीजिए 6 लाख रुपए है और उनकी अभी की एज 30 साल है। और एक कैलकुलेशन के लिए वो 55 की एज तक अगर इनकम अर्जित करते हैं तो उनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होगी। तो 6 लाख रुपए इनकी सालाना इनकम है और इनके जिंदगी के और 25 साल यानी कि 55 की एज तक ऐसा समझ लीजिए कि वो 6 लाख रुपए ही इनकम करेंगे रेगुलर। तो 6 × 25 ईयर्स यानी कि 1.5 करोड़ रुपए वो समीर भाई की ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुई। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन ले तो अगर समीर भाई 55 की एज से पहले इस दुनिया में नहीं रहते तो उनकी फैमिली को 1.5 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल लॉस है। तो 1.5 करोड़ रुपए वो समीर भाई की ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुई। तो हमको समझना है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर हमको याद रखने हैं। तो एक तो है क्लाइंट की करंट एज, उनको कितने साल अभी लाइफ में वो कमाएंगे, यानी कि उनकी निवृत्ति एज, इनकी करंट सालाना इनकम, और इसमें हम एक इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर वाला फैक्टर भी साथ में ले सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर है जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। फ्रेंड्स, ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन हर वो लाइफ एडवाइजर जो कि क्लाइंट को मिलने जाता है, उनको क्लाइंट का कैलकुलेशन करके ह्यूमन लाइफ वैल्यू बतानी चाहिए। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज जो लाइफ इंश्योरेंस कोई भी इंसान लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसके हिसाब से उसको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कि कल को वो इंसान नहीं रहता तो फैमिली को कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। इमोशनल लॉस फैमिली को होता ही है जब अर्निंग मेंबर नहीं रहता। जो फाइनेंशियल वैल्यू है उस इंसान की, वो एटलीस्ट हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू से चुका सकते हैं। इसलिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर लाइफ एडवाइजर को कैलकुलेट करना सीखना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए इंसान की ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से। तीसरा जो वर्ड हमें समझना है वो है जोखिम, यानी कि रिस्क। हमारी लाइफ में 3 प्रकार के रिस्क जुड़े हुए हैं, जिसमें से पहला है वो है अर्ली डेथ, यानी कि अकाल मृत्यु। यंग एज में अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो वो एक अर्निंग मेंबर फैमिली का होता है और उसके न रहने से फैमिली को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस है। यानी एक एग्जांपल के तौर पे कोई एवरेज एज 70 साल जीता है और 70 से पहले ही किसी इंसान की यंग एज में यानी कि 30-35 की एज में अगर डेथ हो जाती है और उसके पीछे उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि फैमिली का रेगुलर एक्सपेंसेस एंड बच्चों का एजुकेशन, तो अर्ली डेथ इसको कहेंगे कि अगर समय से पहले कोई इंसान की डेथ हो जाती है, यंग एज में जनरली डेथ हो जाती है, तो इसको अर्ली डेथ कहते हैं। अर्ली डेथ के लिए लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान है।
टर्म प्लान अगर कोई इंसान लेता है तो जिसमें वो कम प्रीमियम पे करके ज्यादा से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकता है। दूसरा रिस्क जो हमारी सबकी लाइफ में इन्वॉल्व है वो है लिविंग विथ इलनेस, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बीमारी के साथ का जीवन। किसी इंसान को अगर कोई गंभीर बीमारी लग जाती है, उस किस्से में क्या होता है फ्रेंड्स कि पहले तो एक रेगुलर इनकम थी वो बंद हो जाती है, ऊपर से मेडिकल के बहुत बड़े बिल आने लगते हैं। तो इस किस्से में फैमिली को दोनों तरफ से फाइनेंशियल लॉस होती है और इसके लिए ही मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज काम करती है। तो ये रिस्क को कंपनसेट करने के लिए ही जनरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है और साथ में हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इनको हम राइडर देते हैं। राइडर के बारे में हम आगे के चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। तो हमको समझना है कि दूसरा रिस्क हर एक इंसान की लाइफ में है वो है बीमारी के साथ का जीवन। तीसरा रिस्क जो हम सबकी लाइफ में इन्वॉल्व है और ज्यादातर लोग इसको कह सकते हैं कि इग्नोर कर देते हैं वो है लिविंग टू लॉन्ग, यानी कि लंबा जीवन। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान 55 या 60 की एज में रिटायर होता है और समझिए कि 95 की एज तक अगर वो जिंदा रहता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइफ के 35 साल अगर उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी, ऊपर से मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे बिकॉज इस एज में जनरली हेल्थ भी सपोर्ट नहीं करता है। तो इस किस्से में फ्रेंड्स हमारे पास पेंशन प्लान होते हैं। ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पेंशन प्लान होते हैं, जो कि ये हमारी ज़रूरत है कि जब हमारे पास इनकम नहीं आने वाली तब पेंशन प्लान में से हम रेगुलर इनकम ले सकते हैं। तो थर्ड रिस्क जो मैंने आपको बताया लिविंग टू लॉन्ग, उसके लिए पेंशन प्लान होते हैं। तो ये तीन रिस्क हम सबकी लाइफ में इन्वॉल्व है और इसके लिए ही हमको किसी ना किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर से एक बार हम तीन रिस्क देख लेते हैं। पहला था अर्ली डेथ यानी कि प्रारंभिक मृत्यु, यंग एज में डेथ हो गया। सेकंड था जो कि है बीमारी के साथ का जीवन यानी लिविंग विथ इलनेस, एंड तीसरा है लिविंग टू लॉन्ग यानी कि बहुत लंबा जीवन। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है अनुबंध। जो बीमा अनुबंध है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत लिया गया है। आइए अब देखते हैं कि एक वैध कानूनी अनुबंध के तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है प्रस्ताव और स्वीकृति, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रस्ताव करता होगा और एक दूसरा पक्ष होगा जो कि वो प्रस्ताव की स्वीकृति करेगा। यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रपोजर होगा जो कि प्रस्ताव रखेगा और कंपनी होगी जो वो प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगी। सेकंड कंडीशन है वो है प्रतिफल, यानी इंग्लिश में जिसको हम कहेंगे कंसीडरेशन। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रतिफल है वो है प्रीमियम, यानी कि एक प्रपोजर प्रीमियम पे करता है, बदले में बीमा कंपनी बीमा देती है। तीसरा है पक्षों के बीच समझौता, यानी कि एकमति। जो दोनों पक्ष है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में वो दोनों एक ही बात के लिए एग्री होने चाहिए। चौथी जो कंडीशन है वो है स्वतंत्र सहमति, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम बोलेंगे फ्री कंसेंट। यहाँ पे हमको समझना है कि बीमा कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 से 3 पॉइंट आपको बुक में दिए गए हैं फ्रेंड्स। इसमें पहला है अनुचित प्रभाव, यानी इंग्लिश में जिसको हम बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी के प्रभाव में वो पॉलिसी बेची नहीं जानी चाहिए। इसमें दूसरा है दबाव, यानी कि कोई आपराधिक साधनों की वजह से दबाव करके पॉलिसी ली नहीं जानी चाहिए। इसमें और भी एक पॉइंट आपको दिया गया है वो है धोखाधड़ी, यानी कि गलत रिप्रेजेंट करके अगर कोई पॉलिसी ली जाए तो इसको हम धोखाधड़ी कह सकते हैं। जो पॉलिसी के बेनिफिट है उसको अलग तरीके से दिखा के जहां पे पॉलिसी बिकती है, ये धोखाधड़ी के अंदर में आता है। पांचवी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो है पक्षों की क्षमता, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ता है उसकी एक कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जैसे कि 18 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए। इसमें दूसरा है वो है स्थिर दिमाग, यानी कि कोई अस्थिर इंसान की पॉलिसी हम नहीं ले सकते। तीसरा है कि वो इंसान पे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए।
छठी कंडीशन है वो है वैधता यानी लीगलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा कि जो हम अनुबंध कर रहे हैं वो अनुबंध का इंटेंशन लीगल होना चाहिए। तो ये 6 चीजें हैं जो कि एक अनुबंध को लीगल बनाती है। अब आइए देखते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बाकी कॉन्ट्रैक्ट से कैसे स्पेशल है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में 2 एक्स्ट्रा कंडीशन लागू होती है, जिसमें पहली है अटमोस्ट गुड फेथ। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं, जिसको परम सद्भाव भी बोलते हैं और उबेरिमा फिट्स भी बोलते हैं। इसको अगर सरल शब्दों में समझे तो बीमाकर्ता को जो इंफॉर्मेशन प्रपोजर देता है वो बीमाकर्ता लेती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो प्रस्तावकर्ता को पता हो और वो बीमा कंपनी से छिपा सकते हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट को इलीगल कर देगा। तो परम सद्भाव प्रिंसिपल का सिंपल मीनिंग ये होगा कि दोनों पक्षों को एक दूसरे को सही इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। यहाँ पे जो प्रस्ताव करता है उसको सभी सही इंफॉर्मेशन बीमा कंपनी को देनी है, बीमा कंपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रस्तावकर्ता को देती है ऑन पेपर। तो इसी के बेसिस पे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी कि प्रस्तावकर्ता की ये नैतिक फर्ज है कि उसको सभी सही इंफॉर्मेशन बीमा कंपनी को बतानी है, वो इंफॉर्मेशन पूछी जाए या न पूछी जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट 2 टॉपिक लेके हम यहाँ पे चैप्टर 5 कंप्लीट करते हैं, जिसमें से एक है वो है प्रॉक्सिमेट क्लॉज, जिसको हम कहेंगे किसी घटना के पीछे का मुख्य कारण। लास्ट टॉपिक है जो कि है फ्री लुक अवधि, यानी कि फ्री लुक पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड भी जिसको हम कहते हैं। फ्रेंड्स, कूलिंग ऑफ पीरियड ये पीरियड है जिसमें जब भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रपोजर को मिलता है तो वो उस दौरान अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकते हैं। ये पीरियड 15 दिन का होता है, यानी कि कोई भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट ग्राहक के हाथ में जब आता है तो उसके 15 दिन के अंदर अगर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है तो वो कैंसिल करवा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि फ्री लुक पीरियड 15 दिन है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर 5 कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 5 के कंप्लीशन होने के साथ ही यहाँ पे यूनिट 1 भी हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 है। तो आगे के 4 चैप्टर भी आप यही चैनल पे हिंदी में देख सकते हैं। उन 4 चैप्टर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो खास उसको चेक कीजिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।